देखिए, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। जैसा कि हम लोग सेकंड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में जो नेवियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपन बार बार यूज़ करते थे, जिसको NS इक्वेशन कहते हैं, नेवियर स्टोक इक्वेशंस कहते हैं, वो सब ड्राइव एंड उनका डेरिवेशन जो है यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड। ठीक है, इसमें अपन इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ किसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द फ्लो ऑफ ए विस्कस फ्लूइड। यूनिट फर्स्ट, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ equation of the flow of viscous fluid, fundamental equation of the flow of viscous fluid, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले किस किस के बारे में पढ़ेंगे, तो देखें, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ flow of a viscous compressible fluid are the fundamental equations of viscous compressible fluid are the fundamental, ये तो हो गया एडिंग, the fundamental equation of flow of viscous compressible fluid are फ्लूइड आर। सबसे पहले होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, थर्ड होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड फोर्थ होता है इक्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे, फिर अपन जो यूज करते थे यूनिट नंबर सेकंड और फोर्थ में विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे। विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में अपन रो एज ए कह लेते हैं कांस्टेंट। तो दीज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ, ये क्या है, these are the mathematical expressions of physical concepts. These are mathematical expressions of physical concepts, and these are 6 in numbers. These are 6 in number physical concept. Physical जो terms है वो कितने, 6 in numbers. Determine the 6 unknowns of the fluid motion. 3 are component of velocity. 6 unknowns of fluid motions, 3 are component of velocity। ठीक है, 6 अननाउंस जो है उनकी सहायता से ज्ञात करते हैं इन इक्वेशंस को। अननाउंस ऑफ
टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड T, प्रेशर ऑफ फ्लूइड P, एंड विच आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ किसके, ये भी x बाई जेड और t का फंक्शन होता है TV, और P भी x बाई जेड और t का फंक्शन होता है। एंड एक लास्ट कंपोनेंट होता है आपके कौन, म्यू होता है, विस्कस फोर्स। यहाँ पे जो ये है तीनों के T और ये P जो है अपन यूनिट नंबर उसमें पढ़ चुके हैं। फोर्थ में x बाई जेड और t का फंक्शन, यहाँ पर t का फंक्शन होगा, और P भी x बाई जेड और किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा। तो दीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट, एंड दीज आर इन 6 इन नंबर्स। ये फिजिकल आपके करेक्टर्स हैं यहाँ पे कितने हैं, 6 इन नंबर्स। इनकी सहायता से हम इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इक्वेशंस को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ स्टेट, अभी जो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले वो क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो क्या होता है, आपने रो इक्वल टू पी आर टी ऐसे पढ़ा होगा बचपन में, तो यही होता है। रो इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी। वेरिएबल्स दैट डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड वेरिएबल्स ऑफ स्टेट। डेफिनेशन लिखो पहले, सबसे पहले वेरिएबल्स आर डिपेंड अपॉन the state of a system, variables are depend upon the state of a system are called variable of क्या state are called वेरिएबल ऑफ स्टेट, आर कॉल्ड वेरिएबल ऑफ स्टेट। अवस्था के क्या कहलाते हैं, चर। वेरिएबल ऑफ क्या कहलाते हैं, स्टेट, अवस्था चर कहलाते हैं। ठीक है। अब द वेरिएबल्स ऑफ स्टेट आर क्या क्या है, द वेरिएबल्स of state are P, रो और T। आपको दे रखा है P, रो और T। अवस्था वेरिएबल जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो है आपके P प्रेशर, रो डेंसिटी, और T है आपके टेम्परेचर। तो ये आपके जो है अवस्था वेरिएबल्स है। तो ए रिलेशन बिटवीन दीज थ्री थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, ए रिलेशन बिटवीन दीज थ्री thermodynamic these three thermodynamic variables is called equation of state। इन थ्री में रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इज एफ पी रो और टी इक्वल टू 0 इज नॉन एज
इक्वेशन ऑफ स्टेट, कोई रिलेशन ले लिया इनके बीच में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या कहेंगे, स्टेट। ए रिलेशन बिटवीन दीज थ्री थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्या कहलाएगा, आपके स्टेट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें तो फॉर द गैसेज ऑफ रीजनेबल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये जो रिलेशन होता है इनमें, ये केमिस्ट्री में चलता है अपन के। फॉर गैसेज एट रीजनेबल हाई टेम्परेचर, नोट लिखना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट तो ऐसे आ जाएगी, इनमें रिलेशन कोई भी रिलेशन होगा, तो फॉर reasonably high temperature and low pressure, high temperature and low क्या है, pressure, the above functional relation can be always be written as the above, ये वाला, the above functional relation one can be written as किन के लिए, जिनका टेम्परेचर तो क्या हो हाई और प्रेशर क्या हो लो, वो लिखा जाता है, या कैन बी रिटन एज ऑलवेज P अपॉन RT, P अपॉन रो RT इक्वल टू 1 प्लस B ऑफ T इंटू रो C ऑफ T इंटू रो स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार लिखा जाता है। ऐसी गैसेज फॉर गैसेज एट, मैंने ये छोड़ दिया, वर्ड छूट गया एक, फॉर गैसेज एट रीजनेबली हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द फंक्शन रिलेशन वन कैन बी रिटन एज, इस प्रकार लिखा जाता है। इक्वेशन नंबर 2 वेयर, अब ये नई टर्मोलॉजी आ रही है तो इनके बारे में लिखो, तो वेयर B ऑफ T एंड B ऑफ T कॉमा C ऑफ T डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे भी है, आर फंक्शंस ऑफ एंड सो ऑन, आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर एंड सो ऑन, ऐसे लिख दो, लैंग्वेज में लिख दो, सो ऑन आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर, ये सभी के सभी फंक्शंस क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ओनली, एंड कैपिटल R इज ओनली, एंड एक और दिख रहा है कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट, जिसको केमिस्ट्री में रेडबर्ग का कांस्टेंट कहते हैं, ये है गैस कांस्टेंट। ठीक है, as first approximation of equation number 2 may be written as first approximation of as first approximation of equation number 1 may be written as, equation number 1 and 2 may be written as
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि बी और टी आगे के जो सारे कांस्टेंट है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, ये सारे जो आपके फंक्शन ले रखे हैं वो सारे क्या ले लें, जीरो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपके p इक्वल टू क्या बचेगा, रो आर टी। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएगी। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी। दिस इज नॉन एज, क्या कहते हैं इसको, दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस। दिस इज नॉन एज equation of state for perfect gas। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर किसके लिए कहलाती है, परफेक्ट गैस के लिए। ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ क्या कहलाएगा, स्टेट। ठीक है। In this book, the equation of state of a viscous compressible fluid will be taken as, in this book, the equation of state will be taken as P equal to rho RT। अलग अलग बुक वाला अलग अलग लेता है, तो इसमें ले रखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट जो परफेक्ट गैस के लिए है वो आपके ले रखा है P इक्वल टू क्या ले रखा है, रो RT। This equation has also been derived from the kinetic theory of gases। यहाँ पे नोट है, this equation has also been derived from the kinetic theory of gases। कहाँ से भी किया जा सकता है, kinetic theory of gases। when the intermolecular action among molecules gas is neglected। यहाँ पे नोट लिखें, दिस इक्वेशन, ये वाली की बात कर रहे हैं, दिस इक्वेशन ऑल्सो हैज बीन डिराइव्ड, ऑल्सो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, also has been derived from the kinetic theory of gases, from the kinetic theory of gases। किससे किया जा सकता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ किससे किया जाएगा, गैसेस। व्हेन फर्स्ट the intermolecular forces between among the intermolecular action among the intermolecular action among the particles, among the molecules of gas will be neglected, will be या is neglected। तो ये इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरी ऑफ गैसेस से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी डिराइव कर सकते हैं। व्हेन द इंटरमोलिकुलर एक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज या एक्शन होती है उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो वहाँ से भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज एज्यूम्ड टू बी मच, द distance of the particles, is assumed to be much greater than, is assumed to be much greater than
assumed to be much greater than the diameter of molecules, greater than the diameter of molecules. कहने का मतलब दूसरे अजम्पशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके डायमीटर जो होता है मॉलिक्यूल से उससे क्या हो ज़्यादा। तो अभी इसको ड्राइव किया जा सकता है। थर्ड वन, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर्ड नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल एप्रिएंट वॉल्यूम ऑफ द गैस। दूसरा है कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम की तुलना में क्या हो, नेग्लेक्ट हो, बहुत ज़्यादा कम हो। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, थर्ड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स is considered negligible, in comparison इन कंपेरिजन किसकी तुलना में, कंपेरिजन ऑफ टोटल एपरेंट वॉल्यूम, कंपेरिजन ऑफ टोटल एपरेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो टोटल जो एपरेंट आपके पहले से ही पूर्व जो गैस का वॉल्यूम है उसकी तुलना में क्या हो, नेग्लेक्ट हो, तो भी ये क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द फ्लूइड इज कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल, ये तो कंप्रेसिबल के लिए हो गई। अगर अपन ये करें कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो व्हेन द फ्लूइड कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल, when the fluid is considered as incompressible, then equation of motion, then equation of state will be rho equal to constant। इक्वेशन ऑफ स्टेट विल बी रो इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा भाई, रो इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन होगा आपके रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो व्हेन द फ्लूइड इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल देन द इक्वेशन ऑफ स्टेट सिंपली रो इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट भी होगी आपके और डेफिनेशन भी होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब अपन का टॉपिक आता है, मेन टॉपिक यहाँ से, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट तो पूछा जाता नहीं है, तो ये डेफिनेशंस होती है। मेन टॉपिक यहीं से आता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये पढ़ेंगे। इसके ब्रैकेट में अपन को लिखना है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके ब्रैकेट में अपन को लिखना है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास।
बस इसका मतलब समझना ना कि इसको अपन मास के द्रव्यमान के संरक्षण नियम की सहायता से या नियम की हेल्प लेके करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस। अपन एक क्लोज्ड क्या ले रहे हैं, सरफेस लेंगे। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस कैपिटल एस, जिसका वॉल्यूम क्या लेंगे, कैपिटल वी। लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस, ये वाला। फिर एक इसका स्मॉल पार्टिकल लेंगे डी एस। एस तो इसका सरफेस है, फिर स्मॉल पार्टिकल लिया डी एस। इस पे नॉर्मल कंपोनेंट जो है आपके एन जे, और वेलोसिटी कंपोनेंट जो है यहाँ पे क्या है, वी जे। नॉर्मल कंपोनेंट तो अपन ने इसका एन जी ले लिया, और वेलोसिटी कंपोनेंट अपन ने क्या ले लिया, इसका वी जे। तो लिखेंगे क्या, वो दो लाइन लिखते हैं अपन हमेशा। लेट अस कंसीडर्ड ए क्लोज्ड सरफेस कैपिटल एस एंड क्लोज्ड द वॉल्यूम ए फिक्स्ड वॉल्यूम कैपिटल वी इन द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द मूविंग फ्लूइड। ऑक्यूपाइड बाय द मूविंग फ्लूइड। तो लेट अस कंसीडर इधर लिखते हैं, लेट अस कंसीडर्ड ए क्लोज सरफेस कैपिटल एस, ये वाला सरफेस हो गया, एनक्लोज्ड वॉल्यूम, ये बी वॉल्यूम हो गया, एनक्लोज्ड ए फिक्स्ड वॉल्यूम बी ऑक्यूपाइड in the region occupied by the moving fluid, in the region occupied by the moving fluid. So let us consider a closed surface capital S enclosed a fixed volume enclosed a fixed volume capital V occupied by the, किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड बाय द मूविंग फ्लूइड, ऑक्यूपाइड बाय द मूविंग फ्लूइड। ऑक्यूपेशन किसके द्वारा है, एग्जिस्टेंस या विद्यमान होना किसके द्वारा है, मूविंग फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, इफ एन जे इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है एन जे बाहर की तरफ, आउटवर्ड और इनवर्ड दो होगा, बाहर की ओर और अंदर की ओर। तो इफ द एन जे इज यूनिट वेक्टर, if nj unit vector in the direction of unit vector in the direction of the outward drawn normal, in the direction of the outward drawn normal to the outward drawn normal to the element ds, to the element किसका है, एक एलिमेंट लिया था इसका, स्मॉल एलिमेंट ds। ठीक है,
ऑफ द सरफेस, किसका एलिमेंट है, ds ऑफ द सरफेस कैपिटल S, सरफेस कैपिटल S का एक स्मॉल पार्टिकल है ds। ठीक है, अब nj के बारे में हम लोगों ने लिख लिया, तो अब कौन बच रहा है अपन के पास, bj। तो bj के बारे में लिखिए, एंड bj क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड Vj, the velocity of fluid at that point, at that point, इसी पॉइंट पे जहाँ पे आपके नॉर्मल कंपोनेंट nj है, उसी पॉइंट पे क्या है, ये वेलोसिटी है एट दैट पॉइंट। अब अगर आउटवर्ड जो आपके कंपोनेंट nj है, तो इनवर्ड क्या होगा, एंटी डायरेक्शन हो गया, तो माइनस साइन क्या आ जाएगा, देन द इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी इज, देन द इनवर्ड अंदर की ओर, इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी इज, अब देखो वेलोसिटी तो कौन है, कंपोनेंट bj, अंदर की तरफ नॉर्मल कंपोनेंट कौन है, माइनस का nj, बाहर की तरफ होता तो nj इंटू bj हो जाता, तो वेलोसिटी कंपोनेंट तो vj हो गया, और अंदर की तरफ लें तो नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल वेलोसिटी ले रहे हैं, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऑफ nj पर। दस द मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द सरफेस, thus the mass of fluid entering per unit time through the element ds entering per unit time through the element ds, through the element आपके कौन आएगा, ds is equal to रो इक्वल टू dv। अब अगर इसका देखो, ये सरफेस था, इसका वॉल्यूम v लिया, ये सरफेस है ds, तो इसका वॉल्यूम हम लोग क्या लेंगे, dv, इसका वॉल्यूम लेंगे हम लोग dv। और आपको पता है मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू क्या, वॉल्यूम, तो यहाँ पे रो इंटू कितना हो जाएगा, dv। अब रो इंटू dv को रो की जगह तो रो लिख दो, और इसकी जगह h लिख दो, और सरफेस एरिया क्या लिख देंगे, ds। आता है ना, कोई दूसरा कंपोनेंट इंटू सरफेस एरिया h ds। अब यहाँ पे h इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट h इक्वल टू आ जाएगा माइनस का vj nj, और क्या आ जाएगा, ds। कहने का मतलब मास हो गया आपके रो nj vj, और कितना हो गया आपके ds। तीसरा कंपोनेंट था h, तो वो तीसरा कंपोनेंट क्या ले लिया है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू ds वो वाला बन जाएगा। तो ये अपन क्या आ जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू एफ इंटू क्या होता है, ds, वेलोसिटी इंटू ds हो जाता है। ठीक है, एरिया जो होता है। देन द मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग पर यूनिट टाइम इन द कंट्रोल्ड सरफेस। अब ये तो आपके इतने से सरफेस का आ गया, कैसे, रो इंटू dv, dv को h इंटू ds लिख दिया, फिर h की जगह जो नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट था कोई अलग कंपोनेंट बॉल एरिया के अलावा वो वाला लिख दिया। ठीक है, अब ये तो इतने से सरफेस से आ गया, अब पूरे कंट्रोल्ड सरफेस s से पर यूनिट टाइम में, देन द मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द कंट्रोल्ड सरफेस
कैपिटल एस। पूरे एस से निकालने के लिए या तो आप क्या करते हो, एक पार्टिकल का लगाया तो या तो आप समेशन कर दो, या समेशन ना लगा के यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर दोगे, सरफेस इंटीग्रल, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, देन द ऐसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हाइड्रोडायनेमिक्स में भी पढ़ी है अपन लोगों ने, ऐसे ही निकालते थे, ठीक है। देन द मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग mass of the fluid entering per unit time through the कंट्रोल्ड सरफेस, जो पूरा आपके एस था, कंट्रोल्ड सरफेस कैपिटल एस, कंट्रोल्ड सरफेस कैपिटल एस इज, तो ये होगा इंटीग्रल एस माइनस रो इन एस रो इंटू माइनस एन जे बी जे इंटू कितना चल रहा है डी एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रो इंटू एन जे बी जे डी एस। ग्लास में जितना पानी जाएगा, कैसे है, दो तरीके से निकालेंगे। ग्लास में जितना पानी डाला जाएगा, ठीक है, वो आ गया ये वाला, ठीक है। ऑल्सो द मास ऑफ फ्लूइड विद इन कैपिटल एस, अब टोटल मास निकालो, ऑल्सो द mass of fluid, mass of the fluid within, अंदर, within the surface capital S is, ये आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू डी वी। इक्वेशन नंबर 2, रो इंटू डी वी, ये तो था डाला जाएगा, और ये जो उसमें है, क्योंकि एम इक्वल टू रो इंटू डी वी होता है ग्लास में जितना पानी आ सकता है। कैपेसिटी कितना है, रो इंटू डी वी, तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज निकाले अपन, तो पहले भी निकाले थे ना अपन, प्रीवियस में भी जब इक्वेशन रेट ऑफ इंक्रीज निकालते थे तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते थे, डेरिवेटिव, ठीक है। देयरफॉर द रेट ऑफ विच एनक्लोज्ड मास इंक्रीज, देयरफॉर द रेट ऑफ विच the enclosed mass increase simply is किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, अपन के इंटीग्रल जो है उसका डेल अपॉन किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो इंटू क्या हो जाएगा आपके डी वी, डेल अपॉन डेल टी वी रो इंटू कितना हो जाएगा डी वी। और रेट ऑफ इंक्रीज को अगर अपन सॉल्व करें तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल रो अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी और डी टी। इक्वेशन नंबर कौन सा, 3। तो आपके रेट ऑफ इंक्रीज कितना आ गया, डेल टू, सॉरी ये टी नहीं है, वी चल रहा है,
वी, डेल अपॉन डेल रो अपॉन डेल टी, और ये कितना हो जाएगा डी वी। नाउ बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने लिखा था ना हेडिंग में कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी गिलास में कितना पानी आ सकता है वो वाला मास निकालिए, आ सकता है, और गिलास में कितना पानी डाला जाएगा वो डाला जाएगा, और कितना पानी आ सकता है, तो दोनों में उससे स्मॉल पार्टिकल से जो पास होने वाला मास था वो निकाल लिया थ्रू आउट द टोटल सरफेस, और फिर टोटल अपन ने वॉल्यूम में उतना कितना एग्जिस्टेंस है उसमें मास का वो निकाल लिया। वो तो डाला जा सकता है, ये उसमें है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। नाउ बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, जब भी अपन इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी निकालते थे हाइड्रोडायनेमिक्स में तो क्या यूज करते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले मास निकाल लेते थे और फिर बाद में जो उसमें एग्जिस्ट होता था वो निकाल लेते थे, और दोनों को क्या करते थे इक्वल, तो वो यहाँ पे भी करना है। नाउ बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, now by the conservation of mass, the expression, अब इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको, द एक्सप्रेशन 1 शुड बी इक्वल टू expression should be equal to expression third, we have 1 जो है किसके इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल, तो ऐसे क्या हो जाएगा देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल v डेल रो अपॉन डेल टी डी वी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल रो माइनस एन जे बी जे और डी एस, ये वाला हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस में माइनस बाहर निकाल दो, रो एस एन जे बी जे और डी एस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब अपन गॉस थ्योरम यूज कर दें, तो गॉस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर देती है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो देखो मैं लिख रहा हूँ गॉस थ्योरम, वाई द गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं इसको, या गॉस थ्योरम भी कह दो डायरेक्टली। गॉस थ्योरम ये सरफेस इंटीग्रल जो है रो एन जे वी जे और डी एस को डायरेक्टली ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देगी, और डेरिवेटिव हो जाएगा आपकी, क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स जे रो इंटू वी जे, एन जे नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो हट जाता है, और डी वी, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू रखो, देन इक्वेशन 4 क्या होगा बताओ, इक्वेशन 4 विल बी क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल वी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी इक्वल टू माइनस में वॉल्यूम इंटीग्रल वी डेल अपॉन डेल एक्स जे रो इंटू वी जे और डी वी। अब दोनों को एक तरफ ले आओ, तो वॉल्यूम इंटीग्रल वी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस में हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जे रो इंटू वी जे, और ये वाला डी वी इक्वल टू क्या 0, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 अपन को क्या रिजल्ट दे रहा है कि ये वाला जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, सिंस बी इज आर्बिट्री चूजन वॉल्यूम, सो बी डिड्यूस दैट, आपके कैपिटल बी था, आर्बिट्री चूज किया हुआ वॉल्यूम था, तो ये वाला जो इंटीग्रल है कवर कब 0 होगा, केवल उस केस में 0 होगा जब ये अंदर की टर्मोलॉजी आपकी ये खुद क्या हो, 0 हो, ठीक है।
तो सिंस द कैपिटल बी इज आर्बिट्री चूजन वॉल्यूम, वैसे भी जानते हैं इंटीग्रेशन तभी जीरो होगा खुद टर्म जीरो हो, सिंस कैपिटल बी इज आर्बिट्री चूजन वॉल्यूम सो क्या होगा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इक्वल टू क्या होगा जीरो। इक्वेशन नंबर 6, डेल रो अपॉन डेल टी डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे, नहीं दिख रहा है दोबारा लिख देते हैं, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इक्वल टू जीरो, विच इज नॉन एज या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन नोटेशन या इन वेक्टर नोटेशन, विच इज द रिक्वायर्ड equation of continuity in Cartesian coordinates। अब जैसे देखें यहाँ पे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अपन के क्या हो x, y और क्या हो z, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो, और वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो u, v और क्या हो w, ये दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन जो है फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड चल रहा है, इनकम्प्रेसिबल नहीं चल रहा, कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल रो अपॉन डेल टी डेल u रो इंटू डेल एक्स रो इंटू u डेल अपॉन डेल y रो इंटू v डेल अपॉन डेल z और रो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके जीरो फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब अपन जो मैं बार बार आप लोगों को यूनिट नंबर 2, 4, 3 जो भी है सेट 2, 4 और 5 में जो यूज करता था वो किसके लिए करता था, विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए रो एज ए क्या होता था आपके कांस्टेंट, और ड्यू टू स्टडी फ्लो, तो ड्यू टू स्टडी फ्लो ये टर्म भी जीरो होती है, और रो भी आपके विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ड्यू टू स्टडी फ्लो तो ये जीरो हो जाता है, और रो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो जो ये रो है आपका ये क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये कॉमन आने के बाद ये जो बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन क्या बच जाता था डेल जेड इक्वल टू क्या रहता था आपके जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट अपन यही तो लिखते आए थे, डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल वाई और डेल डब्ल्यू और क्या लिखते आए थे डेल जेड इक्वल टू जीरो, जिसको इन वेक्टर नोटेशन हम लोग क्या लिख सकते थे डेल डॉट बी इक्वल टू अपन हमेशा क्या लिखते थे जीरो, जहाँ पे बी इक्वल टू क्या था यू, बी इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, या इन वेक्टर नोटेशन पढ़े तो यू आई कैप बी जे कैप और डब्ल्यू के कैप था, और डेल इक्वल टू क्या था डिफरेंशियल ऑपरेटर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन क्या था डेल जेड। ठीक है, तो ये बन जाता है इन वेक्टर नोटेशन। तो ये कंप्रेसिबल के लिए हो जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये किसके लिए हो जाती है इनकम्प्रेसिबल के लिए। तो आगे देखो इसमें क्या लिखते हैं, नोट लिखो, ये तो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पूछे तो हो गया। अब आगे का जिस नोटेशन में पूछे वो इन वेक्टर नोटेशन इट कैन बी रिटन एज
in vector notation it can be written as क्या लिखी जाएगी, डेल अपॉन डेल टी, डेल रो अपॉन डेल टी, डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू वी वेक्टर इक्वल टू क्या, 0। डाइवर्जेंस ऑफ रो इंटू वी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा फिर डेल रो अपॉन डेल टी, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट रो इंटू वी वेक्टर इक्वल टू क्या, 0। तो डेल रो अपॉन डेल टी ये बन जाएगा डेल डॉट, एक तो बनेगा वी डॉट डेल वी वेक्टर डॉट डेल, फॉर्मूला होता है इनटू रो प्लस रो डॉट डेल वी वेक्टर इक्वल टू क्या, 0। इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, डेल अपॉन डेल टी वी वेक्टर डॉट डेल इंटू रो और रो इंटू डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ये वाला आगे वाला और ये वाली टर्म को मर्ज कर देंगे तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग पिछली साल भी पढ़े हैं, ये क्या बन जाएगा, मटेरियल डेरिवेटिव। मटेरियल क्या बन जाता है, डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा आपके क्या, कैपिटल डी अपॉन डी टी रो प्लस रो कैपिटल वी और वी वेक्टर इक्वल टू कितना, 0। ये वेक्टर नोटेशन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी, वेयर डी अपॉन डी टी क्या है, मटेरियल डेरिवेटिव, where d अपॉन डी टी है आपके मटेरियल डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू आपको ध्यान हो तो मैंने इस प्रकार पढ़ाई थी, डेल अपॉन डेल टी यू डेल अपॉन डेल एक्स वी डेल अपॉन डेल वाई डब्लू डेल अपॉन डेल जेड, जहाँ पे वी वेक्टर इक्वल टू क्या था, मैंने अभी लिखा था यू आई कैप वी जे कैप और डब्लू के कैप, और डेल इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप, डेल अपन क्या था, डेल वाई के कैप, डेल अपन क्या था आपके डेल जेड। तो इन दोनों का ये वाला इस फॉर्म में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नंबर 7 हो गया इन वेक्टर नोटेशन। कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 7 हो गया इन वेक्टर नोटेशन, विच इज़ नॉन एज, ये नीचे वाला जो है डी अपॉन डी टी तो किसके रूप में जाना जाता है, मटेरियल डेरिवेटिव के रूप में। In case of study of incompressible flow, the equation of continuity reduced to, ठीक है। अब आगे इसमें अपन कुछ नोट पढ़ेंगे जो अपन आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आगे जो है नोट्स पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ विस्कस इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या रिड्यूस होगी, जैसा कि मैंने बताया था। तो इनसे ही 1 बाय 1 पहले वेक्टर नोटेशन में रिड्यूस करेंगे, फिर अपन फर्दर आगे कार्टेशियंस में है, पोलर फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल में है, स्फेरिकल में, सब में इनको 1 बाय 1 अपन क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है।